कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं सुनसान पार्क का सीन, जहां हमारा मेन कैरेक्टर रमाकांत एक लाश को ठिकाने लगाने के लिए गहरा गड्ढा खोद रहा है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा। आज वो एक लाश दफनाने आया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस बॉडी को जमीन के अंदर किस डायरेक्शन में लिटाना चाहिए, लेकिन आखिर एक आम सा रमाकांत इस खूनी खेल में कैसे फंसा, इसका जवाब छुपा है कुछ हफ्ते पहले की घटनाओं में। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है और स्क्रीन पर एंट्री होती है शहर के सबसे दोगले इंसान एमएलए आमरे की। आमरे स्टेज पर खड़ा होकर मीडिया और जनता के सामने बड़े बड़े भाषण दे रहा है। वो दावा कर रहा है कि वो शहर के सारे मसाज सेंटर और गलत काम करने वाली जगहों को जल्द से जल्द बंद करवा देगा। अब बाहर से तो वो एक सच्चा समाज सेवक बनने का नाटक करता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। एमएलए आमरे अंदर से पूरी तरह घटिया इंसान है। वो खुद लड़कियों के साथ अय्याशी करता है और तो और उसने अपने ही घर में 2 लड़कियों को रखा हुआ है, जिनके साथ वो लगातार घिनौने काम करता है। यहाँ उसके इस 2 कौड़ी के कैरेक्टर का फायदा उठाता है उसके ही घर में काम करने वाला एक लड़का ग्लेन। जैसे ही आमरे किसी काम से घर के बाहर निकलता है तो ग्लेन बिना एक सेकंड वेस्ट किए चुपचाप आमरे के पर्सनल बेडरूम में घुस जाता है। वो सीधा एक हिडन स्पाई कैमरा से मेमोरी कार्ड निकालता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। इस मेमोरी कार्ड में आमरे के सारे काले कारनामे और उन लड़कियों के साथ किए गए गंदे काम रिकॉर्ड थे। ग्लेन तुरंत उस मेमोरी कार्ड का एक छोटा सा क्लिप आमरे को भेजता है और डिमांड करता है एक बहुत बड़ी रकम की। फिर हम आते हैं सबसे बड़े कंजूस रमाकांत पर। रमाकांत फोन पर किसी एजेंसी के कस्टमर केयर पर बुरी तरह चिल्ला रहा था और ये मुद्दा था 6 रुपए। एजेंसी ने गलती से उसके अकाउंट से 6 रुपए डिडक्ट कर लिए थे और रमाकांत ने उनका जीना हराम कर दिया था। वो तब तक कस्टमर केयर वालों का दिमाग खाता रहा जब तक उन्होंने हार मानकर उसे अगले महीने 6 रुपए रिफंड करने का वादा नहीं कर दिया। यहीं पर हमें पता चलता है कि ब्लैकमेलिंग करने वाला ग्लेन और ये कंजूस रमाकांत दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। दरअसल ये पूरी बिल्डिंग ग्लेन की माँ मिसेस डिसूजा की है और रमाकांत यहाँ पर रेंट पर रहता है। सीन शिफ्ट होता है रमाकांत की पत्नी शिल्पा पर। शिल्पा को टीवी देखने का एक अलग ही चस्का है, खास करके क्राइम शोज का। वो इस वक्त होशियार इंडिया देखने में पूरी तरह मगन है और वो अपने पति रमाकांत की रग रग से वाकिफ है। उसे पता है कि उसका पति पैसों के मामले में किस हद तक गिर सकता है। इसलिए जब रमाकांत बड़े गर्व से उसे अपने 6 रुपए वाले कस्टमर केयर की जीत की कहानी सुनाता है तो शिल्पा कोई रिएक्ट ही नहीं करती। तभी शिल्पा एक ऐसी बात बताती है जिससे रमाकांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है कि उनके पड़ोस में रहने वाले गुरुजी की लड़की की शादी है और शिल्पा बड़ी एक्साइटेड होकर बताती है कि वहाँ बढ़िया खाना तो मिलेगा, लेकिन बदले में हमें उन्हें एक महंगा गिफ्ट देना होगा। अब महंगा गिफ्ट सुनते ही रमाकांत की सांसें अटक जाती हैं। उसका दिमाग खराब हो जाता है कि फ्री के खाने के चक्कर में अब जेब से मोटे पैसे निकालने पड़ेंगे। अब अगले दिन सुबह का वक्त है। मिसेस डिसूजा अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठकर बड़े शौक से टोस्ट खा रही होती है। तभी वहाँ एंट्री होती है रमाकांत की। उसका आने का मकसद मिसेस डिसूजा से मिलना नहीं, बल्कि उनका ब्रेकफास्ट फ्री में पेलना था। वो बातों ही बातों में अपना पूरा हाथ साफ करने लगता है। साथ ही वो मिसेस डिसूजा को कॉन्स्टिपेशन के एक चूर्ण भी देता है ताकि उनका पेट ठीक रहे, क्योंकि वो काफी दिनों से कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं। फिर रमाकांत एक बड़ी ही इमोशनल कहानी बनाता है कि वो और शिल्पा एक बच्चा प्लान कर रहे हैं, लेकिन उनके सर पर रेंट का बर्डन काफी ज्यादा है। इन्हीं बातों में फंसाकर वो मिसेस डिसूजा से अपना रेंट 500 रुपए कम करवा लेता है। तभी वहाँ नशे में धुत ग्लेन आ जाता है। ग्लेन अपनी माँ को समझाता है कि इस कंजूस की मीठी बातों में मत आया करो, ये हमें बेवकूफ बना रहा है। लेकिन मिसेस डिसूजा ग्लेन की एक भी नहीं सुनती और उसे वहाँ से भगा देती हैं। इसी दौरान हमें बिल्डिंग की एक और टेनेंट फेरवानी से मिलवाया जाता है। फेरवानी मिसेस डिसूजा के लिए कुछ खाने का सामान लेकर आई थी, जिन्हें सब लोग अच्छा मानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रमाकांत की एक परफ्यूम की दुकान है, लेकिन यहाँ भी उसका फ्रॉड चालू है। वो सस्ती और लोकल क्वालिटी के परफ्यूम्स को पैक करके उन्हें अच्छे खासे प्रीमियम दामों में बेचता है। उसकी दुकान पर गुड्डू भाई नाम का एक आदमी आता है जो दुबई से असली इम्पोर्टेड परफ्यूम का स्टॉक लाया था, लेकिन रमाकांत की बार्गेनिंग से गुड्डू भी परेशान हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाम का वक्त हो चुका था और रमाकांत और शिल्पा शादी में जाने के लिए लेट हो रहे थे। इसलिए शिल्पा तैयार होकर सीधा रमाकांत की दुकान पर पहुंचती है। उसका मेन मकसद था वहां से एक महंगा गिफ्ट खरीदने का। तब रमाकांत डरता डरता काउंटर के नीचे से एक छोटा सा परफ्यूम निकालता है और कहता है कि मैंने गिफ्ट का बंदोबस्त पहले ही कर लिया है। शिल्पा उस सस्ते परफ्यूम को देखकर गुस्से से भर जाती है। उसे पता था कि रमाकांत यही कंजूसी दिखाएगा, इसलिए वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे खींचकर एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर आ जाती है। दुकान में शिल्पा की नजर एक प्रीमियम टोस्टर पर पड़ती है और वो तुरंत डिसाइड कर लेती है कि वो यही टोस्टर गिफ्ट में देगी। रमाकांत के तो जैसे प्राण ही निकल गए। वो हाथ जोड़कर शिल्पा को समझाता है कि अरे क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की, लेकिन शिल्पा को मालूम था कि वो टोस्टर काफी अच्छा है, इसलिए वो जिद पर अड़ जाती है। तब रमाकांत की एक नहीं चलती और वो रोते रोते 5000 का टोस्टर खरीद लेता है। फिर दोनों जब गुरुजी की बेटी की शादी में पहुंचते हैं तो रमाकांत का दुख उसके दिमाग में घूम रहा था। फिर रमाकांत 2 प्लेट खाना लेकर आता है, लेकिन शिल्पा बताती है कि मैंने तो पहले ही खा लिया है। अब 5000 का टोस्टर देने के बाद रमाकांत
रमाकांत खाना थोड़े वेस्ट करता। वो चुपचाप अपनी पॉकेट से एक पॉलिथीन निकालता है और उस पूरी दूसरी प्लेट का खाना उस पन्नी में डालकर अपने घर के लिए पैक कर लेता है। फिर अगले दिन सुबह एक ऐसी खबर आती है जिसने पूरे इलाके में तहलका मचा दिया। पता चलता है कि कल रात जिस गुरुजी की बेटी की शादी में ये लोग गए थे वो शादी बीच मंडप में ही टूट गई। हुआ ये था कि जब फेरे चल रहे थे तब अचानक दूल्हे की प्रेग्नेंट एक्स गर्लफ्रेंड मंडप में आ धमकी और उसने सबके सामने दूल्हे का भांडा फोड़ दिया। अब ये सब सुनकर किसी भी आम इंसान को दुल्हन के लिए बुरा लगता, लेकिन हमारे रमाकांत का दिमाग अलग ही लेवल पर चल रहा था। उसके दिमाग में दुल्हन का दुख नहीं बल्कि एक ही सवाल था, अगर शादी ही नहीं हुई तो मेरे 5000 के टोस्टर का क्या हुआ और वो इस समय किसके पास है। इसलिए बिना शिल्पा को बताए वो सुबह सुबह सीधा गुरुजी के घर पहुंच जाता है। वहाँ माहौल काफी गंभीर था। तब रमाकांत ढोंगी हमदर्दी दिखाता है, थोड़ा इधर उधर की बातें करता है और फिर धीरे से मुद्दे पर आता है कि गुरुजी दरअसल शादी तो टूट ही गई है, तो मेरा दिया हुआ टोस्टर क्या मैं उसे वापस ले जा सकता हूँ। ये सुनते ही गुरुजी के घर वाले आग बबूला हो जाते हैं। वो उस पर चिल्लाते हैं कि शादी टूटने के दुख में उन्होंने सारे महंगे गिफ्ट सुबह सुबह ही अनाथ आश्रम में दान कर दिए। ये सुनकर रमाकांत का पारा हाई हो जाता है कि मेरा इतना महंगा टोस्टर तुमने अनाथ आश्रम में दे दिया। फिर रमाकांत अगले ही पल उस अनाथ आश्रम में पहुंच जाता है और वहाँ वो देखता है अनाथ आश्रम की मालकिन नंदनी को। नंदनी आराम से कुर्सी पर बैठकर टोस्ट खा रही होती है और बगल में वही नया टोस्टर रखा होता है। रमाकांत का खून खौल उठता है। वो आगे बढ़कर दावे के साथ कहता है कि ये टोस्टर मेरा है, मैं इसे वापस लेने आया हूँ। लेकिन नंदनी भी बहुत चालू थी। वो साफ मुंह कर जाती है और कहती है कि तुम्हारे पास इसका कोई बिल है, ये हमें दान में मिला है, अब ये हमारा है। फिर जब रमाकांत थोड़ी जिद करता है तो नंदनी और उसके स्टाफ मिलकर रमाकांत को धक्के मारकर अनाथ आश्रम से बाहर निकाल देते हैं। तब रमाकांत गुस्से में उस इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले को कॉल करता है जहाँ से उसने टोस्टर खरीदा था। वो शॉप वाले से पूछता है कि भाई अगर मैं वो टोस्टर वापस ले आऊं तो क्या मुझे मेरे 5000 रुपए रिफंड मिल जाएंगे। शॉप वाला कहता है कि हाँ, अगर तुम 2-3 दिन के अंदर बिना उसे यूज किए वापस ले आओ तो रिफंड मिल जाएगा। अब रिफंड शब्द सुनते ही रमाकांत की आंखों में चमक आ जाती है। वो डिसाइड करता है कि वो अनाथ आश्रम में घुसकर अपना टोस्टर चुरा लेगा। अब रमाकांत थोड़ी देर वेट करता है और मौका मिलते ही अनाथ आश्रम की बाउंड्री फांद कर अंदर घुस आता है। फिर दबे पांव चलता हुआ वो उस कमरे में जाता है और अपना टोस्टर वहाँ से उठा लेता है। लेकिन जैसे वो टोस्टर लेकर भाग रहा था, अनाथ आश्रम के कुछ बच्चे उसे देख लेते हैं। हालांकि रमाकांत वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है, पर उसे अब डर सताने लगता है कि अगर वो इस टोस्टर को अपने घर ले गया और पुलिस वहाँ आ गई तो बुरा फंस जाएगा। इसी डर से वो एक चाल चलता है। वो चुपचाप उस नए टोस्टर को अपनी लैंडलेडी मिसेस डिसूजा के घर में रख देता है जहाँ पहले से एक पुराना टोस्टर रखा हुआ था। खैर अगले दिन सुबह होती है और जैसा रमाकांत ने सोचा था वही हुआ। पुलिस की एक टीम सीधा रमाकांत के घर आ धमकती है। अनाथ आश्रम में चोरी की FIR दर्ज हो चुकी थी और बच्चों की गवाही के हिसाब से शक पूरी तरह रमाकांत पर था, क्योंकि पिछले दिन वही वहाँ टोस्टर मांगने गया था। तब पुलिस रमाकांत से कड़ी पूछताछ करती है तो रमाकांत अपने बचाव में झूठ कहता है कि मैं तो बस उस टोस्टर का वारंटी कार्ड वहाँ छोड़ने गया था और मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। तब पुलिस वाले उसके घर को चेक करते हैं पर उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता और हार मानकर पुलिस वाले वहाँ से लौट जाते हैं। इधर ग्लेन अपने फोन पर किसी अनजान आदमी से चैट कर रहा था। वो अनजान आदमी ग्लेन को एक डील के लिए शहर के मॉल में बुला रहा था। ग्लेन को लगता है कि शायद उसे ब्लैकमेल वाले वीडियो के पैसे मिलने वाले हैं, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ वहाँ जाने के लिए निकलने वाला था। तभी मिसेस डिसूजा किचन में आती हैं और देखती हैं कि उनका पुराना टोस्टर खराब हो चुका है। तो वो आवाज लगाकर ग्लेन से कहती हैं कि जाते जाते इस टोस्टर को भी रिपेयर करने वाले की दुकान पर दे देना। तब ग्लेन तो जल्दी में होता है और वो गलती से पुराने टोस्टर की जगह उस नए टोस्टर को जो रमाकांत ने छुपाया था उसे लेकर चल देता है और फिर वो मॉल की तरफ निकलता है। लेकिन रमाकांत की नजर ग्लेन पर पड़ जाती है। वो देखता है कि ग्लेन उस नए टोस्टर को अपने साथ ले जा रहा है तो रमाकांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बिना एक भी पल गवाए चुपचाप ग्लेन के पीछे लग जाता है। फिर मॉल पहुंचकर ग्लेन की मुलाकात उस अनजान आदमी से होती है जो कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर बाला था। बाला सिविल ड्रेस में बैठा था और वो किसी भी तरह से वो मेमोरी कार्ड ग्लेन से निकलवाना चाहता था जिसमें उस MLA की वीडियो थी। लेकिन ग्लेन भी बहुत शातिर था। उसे सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ये आदमी पुलिस वाला है और ग्लेन का एक रूल था कि किसी भी पुलिस वाले के साथ डील करना मौत को दावत देना है। इसलिए वो बातों को घुमाकर वहाँ से कल्टी मार लेता है और वापस अपने घर आ जाता है। घर लौटकर ग्लेन अंदर से पूरी तरह डरा हुआ था। उसे समझ आ गया था कि उसका मेमोरी कार्ड अब किसी भी जगह सेफ नहीं है और पुलिस भी उसके पीछे पड़ी है। ये सोचते सोचते उसकी नजर उसी नए टोस्टर पर पड़ती है। वो तुरंत अपनी पॉकेट से वो मेमोरी कार्ड निकालता है और उसे उस टोस्टर के अंदर एक छोटी सी जगह में छुपा देता है। इसी वक्त बिल्डिंग में एक ऐसी घटना होती है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। मिसेस डिसूजा जो पिछले कई दिनों से कॉन्स्टिपेशन से परेशान थी और जिसे रमाकांत ने चूरन दिया था वो टॉयलेट में बैठी थी। फिर पेट साफ करने के लिए जोड़ लगाते वक्त अचानक उनके सीने में दर्द उठता है और अजीबोगरीब ढंग से टॉयलेट सीट पर उनकी मौत हो जाती है। मौत की खबर सुनते पूरी बिल्डिंग के लोग उनके आंगन में इकट्ठा हो
जाते हैं और शेरवानी भी वहाँ मौजूद थी। यहाँ ग्लेन अपनी माँ के गुजर जाने से बहुत ज्यादा टूट चुका था। तभी वहाँ रमाकांत आता है और वो सबके सामने आकर एक नकली इमोशनल स्पीच देना शुरू करता है कि मिसेस डिसूजा मुझे अपने सगे बेटे की तरह मानती थी और कल ही उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो अगले महीने से मेरा रेंट 5,000 रुपए कम कर देंगी। यानी मौत जैसी जगह पर भी रमाकांत ने अपना फायदा निकाल लिया था। तभी रमाकांत का फोन बजता है और उस टोस्टर वाले दुकानदार का कॉल था। उसने रमाकांत को धमकाया कि अगर वो टोस्टर उसने आज के आज वापस नहीं किया तो रिफंड नहीं मिलेगा। तब रमाकांत पर प्रेशर बढ़ गया और उसे किसी भी हाल में आज ही वो टोस्टर चाहिए था जो फिलहाल ग्लेन के घर में था। वहीं दूसरी तरफ उस टोस्टर में एमएलए आमरे के काले कारनामे वाला मेमोरी कार्ड छुपा था, इसलिए ग्लेन के लिए भी वो टोस्टर जान से बढ़कर था। अब रात का घना अंधेरा छा चुका था तो रमाकांत एक बुर्का पहनता है ताकि उसे कोई पहचान न सके और वो दबे पाव ग्लेन के घर में घुसकर टोस्टर उठा लेता है। लेकिन जैसे वो टोस्टर लेकर दरवाजे से निकलने वाला होता है तो सामने से नशे में धुत ग्लेन आता है। ग्लेन इतने नशे में था कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि सामने कौन है। वो बुर्का पहने रमाकांत को देखकर समझता है कि ये तो मेरी माँ वापस आ गई है। लेकिन जब रमाकांत वहाँ से निकलने के लिए थोड़ा झटपटाता है तो ग्लेन का नशा टूटता है और वो समझ जाता है कि ये तो रमाकांत है जो उसका टोस्टर लेकर भाग रहा है। तब दोनों के बीच में टोस्टर के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। इसी बीच ये दोनों बाउंड्री की तरफ चले जाते हैं। तभी धक्का मुक्की में ग्लेन का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा जमीन पर जा गिरता है जिसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब रमाकांत ऊपर से ये सब देखकर बुरी तरह फ्रीज हो जाता है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। यहाँ एक सिंपल सा टोस्टर चुराने आया इंसान एक मर्डर का कारण बन गया था। तब डर के मारे उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो हिम्मत जुटाता है और सोचता है कि वो पुलिस को सब सच बता देगा कि ये सब एक हादसा था। फिर वो तुरंत 100 नंबर पर कॉल करता है और एक लेडी पुलिस ऑफिसर कॉल उठाती है। रमाकांत घबराई आवाज में कहता है कि मैडम मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन तभी फोन के पीछे से आवाज आती है जहाँ ये पुलिस वाली किसी को बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर कर रही थी। ये सुनकर तो रमाकांत तुरंत फोन काट देता है क्योंकि उसकी हालत खराब हो गई थी। जिसके बाद वो तुरंत वहाँ से टोस्टर लेकर अपने घर आ जाता है। अब अगले दिन सुबह सुबह रमाकांत सीधा उस इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर खड़ा था ताकि वो टोस्टर देकर अपने 5,000 रुपए ले सके। तभी उसके फोन पर शिल्पा की कॉल आती है जो घबराई आवाज में बताती है कि रमाकांत जल्दी आओ, हमारी बिल्डिंग में मर्डर हो गया है। या कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ग्लेन ने खुदकुशी कर ली है। जिस पर रमाकांत बहाना बनाकर फोन काट देता है। फिर वो शॉपकीपर के काउंटर पर टोस्टर रखता है और रिफंड मांगता है तो ये दुकानदार ध्यान से टोस्टर को देखता है और फिर मना कर देता है। दरअसल पॉलिसी थी कि टोस्टर अनयूज्ड होना चाहिए, लेकिन उस टोस्टर पर तो काफी सारे खरोच थे क्योंकि फाइट के दौरान टोस्टर गिरने की वजह से उस पर ये सारे निशान आ गए थे। तब दुकानदार साफ मना कर देता है कि भाई तुम्हारे रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन जब रमाकांत नहीं मानता तो उसे धक्के मार कर वहाँ से निकाल दिया जाता है। अब ना तो टोस्टर बचा ना ही 5,000 रुपए मिले और ऊपर से उसके सर एक मौत का बोझ भी आ गया। फिर जैसे रमाकांत सड़क पर निकलता है उसके फोन पर एक अननोन नंबर से नोटिफिकेशन आती है। ये एक वीडियो मैसेज था। जैसे रमाकांत उस वीडियो को प्ले करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि छत पर रमाकांत और ग्लेन आपस में बुरी तरह लड़ रहे हैं और रमाकांत के धक्के से ग्लेन नीचे गिर जाता है। वीडियो बनाने वाले ने पूरा सीन रिकॉर्ड कर लिया था। यानी अब रमाकांत की गर्दन किसी के हाथों में थी। वो कांपते हुए हाथों से मैसेज करता है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है ग्लेन के घर पर। इंस्पेक्टर बाला अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ छानबीन कर रहा था, लेकिन उसका असली मकसद एमएलए आमरे का वो मेमोरी कार्ड ढूंढना था। इसलिए वो घर के कोने कोने में छानबीन करता है। तभी उसकी नजर किचन में रखे टोस्टर पर जाती है, लेकिन वो पुराना और खराब टोस्टर था, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर बाला परेशान होकर अपनी टीम से पूछता है कि क्या इस घर में कोई चीज चोरी हुई है। पता चलता है कि वहाँ से कुछ भी गायब नहीं हुआ। तो बाला गुस्से में वहाँ से एमएलए आमरे को फोन लगाता है कि सर यहाँ मेमोरी कार्ड नहीं मिला। इसी दौरान दरवाजे के ठीक पीछे खड़ी शिल्पा ये सारी बातें चुपचाप सुन रही थी और जैसे बाला बाहर निकलता है तो शिल्पा, जिसका दिमाग 24 घंटे होशियार इंडिया देख देख कर एक जासूसी की तरह चलने लगा था, वो बाला के पास आती है और कॉन्फिडेंटली कहती है कि सर मुझे भी पहले से ही शक था कि ये कोई आत्महत्या नहीं है बल्कि मर्डर है। हालांकि बाला और आमरे का एजेंडा कुछ और था, पर शिल्पा उनके दिमाग में कुछ और ही डाल रही थी। यहाँ रमाकांत जैसे तैसे डरते हुए अपनी बिल्डिंग के पास पहुँचता है। तभी उसके फोन पर एक और मैसेज आता है कि चुपचाप रूम नंबर 206 में आ जाओ। रमाकांत दिमाग में जोर डालता है तो 206 रूम नंबर तो सीधी सादी शेरवानी का है, इसलिए वो कांपते कदमों से उस रूम के अंदर दाखिल होता है। यहाँ अंदर का नजारा देखकर रमाकांत की आंखें फटी की फटी रह जाती है। शेरवानी टॉयलेट में थी, लेकिन इस बार उसका वो संस्कारी भेष पूरी तरह उतर चुका था। वो भारी मेकअप में अजीब और गंदे इरादों के साथ पूरी तैयारी में रमाकांत के सामने खड़ी थी। तब रमाकांत डरते हुए गिड़गिड़ाता है कि मैडम वो वीडियो गलती से बन गया होगा, मैंने ग्लेन को जानबूझकर नहीं मारा, वो एक हादसा था, प्लीज उसे डिलीट कर दो। लेकिन शेरवानी को सच्चाई से फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी असली शैतानी हंसी हंसती है और रमाकांत को एक प्राइवेट रूम में खींच कर ले जाती है। फिर थोड़ी देर में रमाकांत को समझ आ जाता है कि शेरवानी उस वीडियो के बदले में पैसे नहीं बल्कि उसका जिस्म चाहती
है और यहाँ फिरवानी उस बुढ़ापे में रमाकांत का पूरी तरह फायदा उठाती है। फिर शाम को जब थका हारा रमाकांत अपने घर पहुँचता है तो शिल्पा उसका इंतजार कर रही थी। शिल्पा यहाँ पूरे जासूस की तरह बताते है कि सुनो, ये जो कल रात हुआ है ना, वो कोई आत्महत्या नहीं बल्कि मुझे तो लगता है कि शहर में कोई साइको किलर आ गया है जिसने कल रात ग्लेन को मार दिया और इंस्पेक्टर मुझे तो कह रहा था कि अगर वो मर्डरर पकड़ा गया तो उसका बुरा हाल कर दिया जाएगा। ये बातें सुनकर रमाकांत का पसीना छूटने लगता है। एक तरफ पुलिस का डर और दूसरी तरफ वो ब्लैकमेल करने वाली चुड़ैल फिरवानी जिसमें रमाकांत फंस चुका था। खैर इसके बाद फिरवानी उसे दिन में 10-10 बार कॉल करने लगती है और पता चलता है कि पिछले 20 साल से फिरवानी की जिंदगी में कोई मर्द नहीं आया था और रमाकांत उसके हाथ की कठपुतली बन गया था जो चाहकर भी उससे दूर नहीं भाग सकता। वहीं दूसरी तरफ एमएलए आमरे का पेशेंस खत्म हो चुका था। वो बाला पर प्रेशर बनाता है कि अगर वो वीडियो मीडिया में चला गया तो उसका पूरा करियर तबाह हो जाएगा, इसलिए वो बाला को जल्द से जल्द वो मेमोरी कार्ड ढूंढने को कहता है। यहाँ बाला को लगता है कि उसने जरूर ग्लेन के घर में कुछ मिस कर दिया है, इसलिए वो एक बार फिर दबे पांव ग्लेन के घर का लॉक तोड़कर अंदर घुसता है ताकि कार्ड ढूंढ सके। पर वहाँ शिल्पा फिर से मौजूद थी और वो बाला को ऐसे चुपचाप आते देख लेती है जिससे उसका शक उस साइको किलर वाली बात पर और मजबूत हो जाता है। यहाँ रमाकांत भी चुपचाप किसी तरह फिरवानी के घर में घुसकर उसका फोन चुरा लेता है और पासवर्ड खोल लेता है। उसने सोचा था कि अगर वो फोन से उस वीडियो को डिलीट कर देगा तो वो आजाद हो जाएगा, लेकिन उसे वो मर्डर वाली वीडियो कहीं मिलती नहीं। तभी पीछे से फिरवानी की आवाज आती है कि कोशिश भी मत करना, उस वीडियो का मैंने ड्राइवर पर इतने सारे बैकअप बना कर रखा है ना कि तू जिंदगी भर उन्हें डिलीट नहीं कर पाएगा। यानी रमाकांत का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका था। अब अगले दिन रमाकांत अपनी शॉप पर बैठा था। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि जैसे वो अंदर से कितना परेशान हो। तब गुड्डू भाई उसकी ये हालत नोटिस करते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, तुझे कौन सी टेंशन सता रही है। तो रमाकांत जो पूरी तरह टूट चुका था वो गुड्डू भाई के सामने रो पड़ता है और उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। वो बताता है कि कैसे एक बुढ़िया उसे एक फेक मर्डर वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रही है और रमाकांत गुड्डू भाई के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि भाई तुम्हारे पास अंडरवर्ल्ड का कोई गुंडा या कॉन्ट्रैक्ट किलर होगा ना, प्लीज उस बुढ़िया से मेरा वो वीडियो निकलवा दो। तब गुड्डू भाई थोड़ी देर सोचते हैं और उनके अंदर का भाई जाग जाता है और गुड्डू भाई कहते हैं कि ये काम मैं कर दूंगा रे। फिर गुड्डू भाई बड़ी टशन में एक पिस्टल निकालते हैं और सीधा फिरवानी के फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। वो ठीक फिरवानी के माथे पर बंदूक तान कर सोचते हैं कि अब ये बुढ़िया डर के मारे सब उगल देगी। लेकिन कुछ ही देर बाद रमाकांत के फोन पर गुड्डू भाई के फोन से टेक्स्ट आता है कि तेरा काम तो हो गया। अब रमाकांत खुशी खुशी फिरवानी के फ्लैट पर जाता है, लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सामने जमीन पर लाश पड़ी थी, लेकिन वो फिरवानी की नहीं बल्कि गुड्डू भाई की थी। यहाँ फिरवानी बड़ी शांति से वहाँ बैठी थी और दरअसल उस बुढ़िया ने खुद गुड्डू भाई से बंदूक छीनकर उसे गोली मार दी थी। अब फिरवानी रमाकांत को कहती है कि चलो बेटा, अब अपनी आशिकी दिखाने का वक्त आ गया है, इस लाश को उठाओ और मेरे साथ चलो। मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ इसे दफनाना आसान होगा। और दोस्तों यही वो सीन था जहाँ इससे कहानी की शुरुआत हुई थी। अब रमाकांत और फिरवानी आधी रात को एक पार्क में खड़े थे जहाँ रमाकांत पसीने से लथपथ गुड्डू भाई की लाश को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा था। इसके बाद कहानी सीधा पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होती है। वहाँ अनाथ आश्रम की मालकिन नंदनी खड़ी थी और उसके साथ वही बच्चा था जिसने रमाकांत को टोस्टर चुराते हुए देखा था। बच्चे ने बाला को कंफर्म कर दिया था कि रमाकांत ने ही टोस्टर चुराया है। तो बाला का भी दिमाग चलता है और वो सोचता है कि ये तो पक्का वही टोस्टर होगा जिसमें ग्लेन ने वो मेमोरी कार्ड छुपाया होगा। ये सोचकर बाला तुरंत अपने हवालदारों को भेजता है और रमाकांत को उसके घर से पुलिस स्टेशन लाकर जमीन पर पटक देता है। फिर बाला उस पे चिल्लाकर पूछता है कि बता कहाँ है वो टोस्टर और उसके अंदर का मेमोरी कार्ड कहाँ है। फिर इससे पहले कि बाला अपना डंडा रमाकांत पर बरसाता, पुलिस स्टेशन में फिरवानी आ जाती है और वो किसी भी कीमत पर अपने नए खिलौने को जेल में सड़ने नहीं दे सकती, इसलिए वो सीधा नंदिनी के पास जाती है और अपना पर्स खोलकर ठीक 5000 रुपए उसके हाथ में थमा देती है। फिर वो कहती है कि अब अपनी कंप्लेन वापस ले लो। तो नंदिनी को तो पैसे चाहिए थे, इसलिए वो पैसे ले लेती है और केस वहीं पर क्लोज हो जाता है। तब बाला चाहते हुए भी रमाकांत को रोक नहीं पाता। फिर घर लौटने के बाद फिरवानी रमाकांत को अपने फ्लैट पर बुलाती है और वो मुस्कुराते हुए रमाकांत से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम इस बच्चे के बाप हो। ये सुनते रमाकांत का दिमाग पूरी तरह फ्यूज हो जाता है। एक बूढ़ी औरत जिसके साथ उसने जबरदस्ती वक्त बिताया वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। तब टेंशन के मारे रमाकांत सीधा छत पर भागता है और वो आसमान की तरफ देखकर रोते हुए भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने बस 5000 का टोस्टर चुराया, थोड़ी धक्का मुक्की हो गई जिसमें ग्लेन मारा गया। फिर उस बुढ़िया ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और गुड्डू भी मर गया। अब पता नहीं वो कौन सा मेमोरी कार्ड है जिसके पीछे वो पुलिस वाला पड़ा है। तभी उसकी ये सारी बातें चुपचाप पीछे खड़ा बाला सुन लेता है। तो बाला रमाकांत की गर्दन पकड़ता है और कहता है कि अच्छा तो सारा खेल उस टोस्टर में है, मेरा शक सही था, अब बता वो कहाँ है। तो रमाकांत डर के मारे सब सच बोल देता है कि सर मैंने वो टोस्टर डर के मारे कल ही फिरवानी के घर में छुपा दिया है। तब बाला सीधा गन निकालता है और फिरवानी के फ्लैट की तरफ भागता है। फिर थोड़ी देर बाद जब डरते डरते रमाकांत उधर पहुंचता है तो देखता है कि फर्श पर एक और लाश पड़ी है
और वो लाश थी इंस्पेक्टर बाला की। उस खतरनाक बुढ़िया ने इंस्पेक्टर को भी बहरे में से मार डाला था। ये देख रमाकांत सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है, क्योंकि एक लाश अभी उसने ठिकाने लगाई थी और उसके सर पर अब दूसरी लाश आ चुकी है। फिर रात के अंधेरे में रमाकांत और फिरवानी बाला की लाश को लाकर उसी पार्क में दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहे थे, लेकिन इस बार इनका भांडा फूट जाता है। पीछे पेड़ से छुपकर शिल्पा देख रही थी और हम सब जानते हैं कि शिल्पा का दिमाग तो पहले से जासूसों की तरह चलता है। फिर जैसे रमाकांत लाश को गाड़ने लगता है तो शिल्पा सामने आ जाती है और चिल्लाकर पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम रात में इस बुढ़िया के साथ मिलकर यहाँ मर्डर करके लाश क्यों दबा रहे हो। तो शिल्पा को देखकर रमाकांत के होश उड़ जाते हैं और इससे पहले कि कोई कुछ कहता, गड्ढे में पड़ी इंस्पेक्टर की लाश हिलने लगती है और बाला मरा नहीं था, वो बस बेहोश हुआ था। फिर वो अपने चेहरे से मिट्टी हटाता है और गड्ढे से बाहर निकल आता है। उसके हाथ में बंदूक थी और वो चिल्लाकर कहता है कि ए बुढ़िया, तुझे लगा कि मैं आसानी से मर जाऊंगा, लेकिन तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए अब तुझे मरना पड़ेगा। बस मुझे वो टोस्टर और वो मेमोरी कार्ड चाहिए। ये सुनकर फिरवानी का दिमाग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि दोस्तों प्लॉट ट्विस्ट ये था कि फिरवानी ने रमाकांत वाली जो ब्लैकमेलिंग की वीडियो थी उसका मेमोरी कार्ड भी डर के मारे उसी टोस्टर में छुपा रखा था और दोनों की आंखों में कंफ्यूजन था कि इंस्पेक्टर किस मेमोरी कार्ड की बात कर रहा है। यानी उस टोस्टर के अंदर दो मेमोरी कार्ड थे, एक में एमएलए आमरे का वीडियो था और दूसरी में रमाकांत का वीडियो। लेकिन सवाल ये था कि वो टोस्टर गया कहाँ। तभी दूर से सायरन की आवाज आने लगती है और इंस्पेक्टर ने बैकअप के तौर पर एमएलए आमरे को उस जगह पर बुला लिया था। इसी हंगामे के बीच शिल्पा हवाबाजी दिखाते हुए फुर्ती से बाला के गन छीन लेती है और तभी सबकी नजर उस चीज पर जाती है जिसे रमाकांत गड्ढे में इंस्पेक्टर के सर के नीचे तकिया की तरह रखे हुए था, और वो होता है टोस्टर। असल में रमाकांत इस टोस्टर को हमेशा अपने साथ कैरी कर रहा था ताकि सबूत उसके पास रहे। फिर यहाँ शिल्पा के हाथ में गन थी तो वो रोते हुए चिल्लाती है कि मुझे कोई सच बताएगा कि इस टोस्टर, इस मेमोरी कार्ड और इस बुढ़िया के बीच का क्या रिलेशन है। तब फिरवानी बड़ी बेशर्मी से बताती है कि तेरे इस नालायक पति और मेरे बीच में एक गहरा रिश्ता है और मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते शिल्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस पति को वो जानती थी उसने उसे धोखा दे दिया। तब रमाकांत रोते हुए अपने घुटनों पर गिर जाता है और शुरुआत से लेकर आखिर तक अपनी पूरी मजबूरी की कहानी शिल्पा को बताता है कि कैसे एक 5000 का टोस्टर बचाने के चक्कर में वो इस कांड में फंस गया। पर यहाँ ड्रामा खत्म नहीं हुआ। जैसे शिल्पा सदमे में थी, फिरवानी मौके का फायदा उठाकर फुर्ती से शिल्पा के हाथ से बंदूक छीन लेती है और पूरा कंट्रोल अब उस बुढ़िया के हाथ में था। लेकिन इस छीना झपटी में रमाकांत के हाथों वो टोस्टर छूटकर जमीन पर गिर जाता है और उसके अंदर से दोनों मेमोरी कार्ड बाहर आते हैं। तब उन मेमोरी कार्ड को देखते ही बाला उस मेमोरी कार्ड की तरफ छलांग लगाता है, लेकिन फिरवानी बिना हिचकिचाए बाला के माथे पर गोली मार देती है और इस बार बाला सच में मर जाता है। फिर फिरवानी गन सीधा रमाकांत और शिल्पा पर तान देती है, पर बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी थी। ये देखते ही शिल्पा फिरवानी पर वार करती है, लेकिन ये फिरवानी भी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। वो शिल्पा को उठा उठाकर पटकने लगती है। तब शिल्पा को मार खाता देख रमाकांत के अंदर का मर्द जाग जाता है कि मेरी बीवी को हाथ लगाएगी, और रमाकांत और शिल्पा दोनों पति पत्नी मिलकर उस बुढ़िया पर टूट पड़ते हैं। अब आखिर में फिरवानी गुस्से में चीख कर उनकी तरफ दौड़ती है, लेकिन शिल्पा चतुराई से साइड हो जाती है और फिरवानी का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो ठीक वहाँ बनी एक ऊंची रेलिंग से सीधा नीचे पत्थरों पर जा गिरती है और उस बुढ़िया की वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब यहाँ शांति हो चुकी थी, तभी पीछे से आवाज आती है एमएलए आमरे की। आमरे अपनी गाड़ी से उतर कर आता है और जमीन पर झुककर वहाँ गिरे उस मेमोरी कार्ड में से एक मेमोरी कार्ड को उठा लेता है। उसकी आंखों में चमक थी कि मिल गया मेरा मेमोरी कार्ड, और वो रमाकांत की तरफ देखकर पूछता है कि तुझे पता है कि इसके अंदर क्या है। तो रमाकांत डरी हुई आवाज में कहता है कि नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सर एक बात मानोगे मेरी, अगर आप इस कार्ड को किसी मोबाइल या लैपटॉप में लगाओगे ना तो हैकर्स आपका डाटा हैक कर सकते हैं, इसलिए सेफ यही होगा कि आप इस एविडेंस को यहीं डिस्ट्रॉय कर दो। तब आमरे को रमाकांत की बात में लॉजिक लगता है और वो इतना साइको था कि वो मेमोरी कार्ड को अपने दांतों से चबा कर निकल जाता है। लेकिन दोस्तों असली ट्विस्ट तो ये था कि जमीन पर जो दूसरा मेमोरी कार्ड पड़ा था जिसे कि आमरे ने देखा नहीं, उसी के अंदर आमरे की वीडियो थी, और जो मेमोरी कार्ड वो खा गया उसके अंदर तो ग्लेन के मौत वाली वीडियो थी। यानी कि रमाकांत की टेंशन तो दूर हुई क्योंकि आमरे मेन सबूत खा गया। फिर आमरे उन दोनों को वहाँ से जिंदा छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। जिसके बाद शिल्पा और रमाकांत अकेले खड़े थे। शिल्पा की आंखों में आंसू थे और उसका दिल टूट चुका था। वो रमाकांत से पूछती है कि एक बात बताओ रमाकांत, जिस अजीब सिचुएशन में तुम फंस गए थे, अगर मैं उसी सिचुएशन में फंसी होती तो क्या तुम मुझे माफ कर पाते? तो रमाकांत सच्चे दिल से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा, मैं पक्का तुम्हें माफ कर देता, क्योंकि मैं सच में ऐसी जगह फंस गया था जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ये सुनते शिल्पा का दिल पिघल जाता है और वो उसे गले लगा लेती है। इसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। रमाकांत और शिल्पा की एनिवर्सरी का दिन था और शिल्पा बड़ी उम्मीद से तैयार होती है। वो सोचती है कि आज कम से कम उसका पति सारी टेंशन भूलकर उसे 5 स्टार होटल में खाना खिलाने ले जाएगा। लेकिन रमाकांत तो आखिर रमाकांत है, वो उसे शहर के एक लंगर में ले आता है और कहता है कि लो हो गया ना बाहर का खाना। लेकिन शिल्पा उस पर कुछ कहती नहीं क्योंकि वो अपने पति को अच्छे से जानती थी। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।